आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने पीर के रोज गुजरात के 18वें वज़ीर आला का हलफ लिया। गांधीनगर सेक्रेटेरिएट के हेलीपैड ग्राउंड में गवर्नर ने दोपहर 2 बजे उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 वुज़रा ने भी हलफ लिया। इनमें 8 कैबिनेट, 2 इंडिपेंडेंट चार्ज और 6 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। हलफ लेने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डायस पर झुककर लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल के वुज़रा से मुलाकात कर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। चलते वक्त उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी से बात की। इस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों के वुज़रा आला भी मौजूद थे। 200 संत को भी इस तकरीब में मदऊ किया गया। હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની। हिमाचल प्रदेश के नए वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वाक़ सेक्रेटेरिएट में आज से अपना कामकाज संभाल लिया। सीएम के सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर उन्हें एक पुलिस टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि गरीब खानदान का शख्स भी वज़ीर आला की कुर्सी संभालेगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने वज़ीर आला के ओहदे तक पहुंचने के लिए रियासत की जनता का शुक्रिया अदा किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में करप्शन को रोकने के लिए हुकूमत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करेगी। इसके लिए जल्द ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाया जाएगा। इस पर काम शुरू हो चुका है, जल्द ही इसका ब्लूप्रिंट भी सामने आएगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने जिस उम्मीद से उन्हें मौका दिया, उनकी खिदमत करने का उससे वो पूरी कोशिश करेंगे। आज पार्टी के रियासती सदर प्रतिभा सिंह और CLP के मीटिंग के बाद उनकी वजारत में तौसी को लेकर फैसला किया जाएगा। सुखविंदर सुक्खू ने वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद पार्टी के रियासती सदर प्रतिभा सिंह से मुलाकात करते हुए कहा कि वो उन्हें सभी फैसलों में शामिल करेंगे और वो उन्हें रिपोर्ट करते रहेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का राजनीतिक सफर वाकई प्रेरणादायक है। उनके पिता एक सरकारी बस के ड्राइवर थे और आज उस सरकार की बागडोर उस पिता के बेटे के हाथ में है। उनके निर्देश पर यह सरकार चलेगी, उनके निर्देश पर सचिवालय चलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की शुरुआत बहुत हम्बल है। उन्होंने दूध तक बेचा।
एनएसयूआई के अध्यक्ष बने, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने और अब सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उनकी मां जब मंच पर अभिवादन करने आई राहुल जी को और वापस पलट के नीचे जाने लगी तो बड़ी आत्मीयता और हक से राहुल जी ने उनसे कहा कि नहीं, वो बैठे वहां पर और ये सुनिश्चित किया कि वो प्रथम पंक्ति में बैठकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देख रही थी। सोचिए उस मां के हृदय में क्या बीत रहा होगा, कितनी मुश्किल से पाला होगा बच्चों को, कितनी विषमताएं सहकर, और आज उनका लड़का हिमाचल का मुख्यमंत्री बन रहा था। बहुत ही भाव विह्वल करने वाला क्षण था वो। लेकिन सुक्खू जी हमारी पार्टी में अपवाद नहीं है, बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी शोषित वंचित समाज से आते हैं, अपने बल पर तमामों चुनाव जीते, करीब 50 साल का तो उनका निर्वाचित होने का इतिहास रहा है। उनके पिता लेकिन मिल में काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही बनकर लगातार चुनाव जीता और आज देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने आजादी का जंग लड़ा उसके सर्वेसर्वा हैं। चाहे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल जी हों, ये सब लोग बहुत, इनका राजनीतिक सफर वाकई प्रेरणादायक है। ये छोटे से कार्यकर्ता के रूप में इनकी शुरुआत हुई, किसी की एनएसयूआई से, किसी की यूथ कांग्रेस से, और ये बढ़ते बढ़ते इन पदों पर पहुंचे। और इसीलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र में, लोकतंत्र का पर्याय बन चुकी है। कांग्रेस लोकतंत्र की आत्मा है। कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरह का सफर लोगों का दिखा सके। कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो दिल पर हाथ रखकर यह बोल सके कि वस्तुतः कार्यकर्ता ही आगे बढ़कर सूबे का मुख्यमंत्री बनता है या बड़े पदों पर पहुंचता है। मेरी आशा है और उम्मीद है कि जो वादे हमने हिमाचल से किए हैं और शुभकामनाएं हैं, सुक्खू जी की सरकार उनको पूरा करेगी, लोगों को उनका हक दिलवाएगी, क्योंकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सबसे आगे लाके खड़ा करना और उसका हक देना ही गांधी जी का मूल मंत्र था। और क्योंकि हम महात्मा गांधी की पार्टी है, वही हमारा सिद्धांत है। सुक्खू जी को, उनकी पूरी कैबिनेट को मेरी शुभकामनाएं, और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं से बस मैं इतना ही कहूंगी कि ऐसे सफर को देखिए, ऐसे सफर को देखिए जो प्रेरणा देता है, जो समर्पण। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया की मईशत डगमगा रही है और हालात मुखालिफ हैं, इसके बावजूद हिंदुस्तानी मईशत मजबूती के साथ खड़ी है और तेज रफ्तारी से तरक्की कर रही है। पीर को लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि रुपया कहीं भी आईसीयू में नहीं है। उन्होंने कहा कि आईसीयू में रुपया बताने वालों को मालूम होना चाहिए कि रुपया डॉलर और दीगर करेंसियों के मुकाबले बेहतर पोजीशन में है। जब पूरी दुनिया की मईशत आईसीयू में थी, उस खराब हालात में भी रुपए में मजबूती थी। उन्होंने कहा कि रुपया किस हद तक मजबूत है, इसका अंदाज़ा हिंदुस्तानी मईशत से लगाया जा सकता है, जो वबा और रूस यूक्रेन जंग के बाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। उनका कहना था कि पूरी दुनिया की मईशत गिर रही है, लेकिन रुपया उसका बराह रास्त मुकाबला कर रहा है और नामसाइद हालात के बावजूद पूरी कुव्वत के साथ खड़ा है। Indian rupee has been strong against every currency, and that is proved, and I can read the records. As regards just the US dollar, because of the policies adopted by the US Fed, is getting stronger and stronger. That has been explained. Now, as regards the foreign exchange reserve, Reserve Bank has used foreign exchange reserve that it has to intervene in the market only to make sure that the dollar and rupee fluctuation doesn't go too much. In the sense, volatility of that kind of a fluctuation becoming too much can lead to very many different consequences. So foreign exchange reserve to some extent was used by the Reserve Bank. But today you find in the last couple of weeks more reserves, the reserve going up, it's increasing because of the flow of FDIs and FIIs.
Now, each one of us can always prefer one over the other. FDI better than FII, FII better than FPI. All this can happen, but that is left to the wisdom of the market. But the fact remains that our reserves are also going up. Isliye, at this time, to talk that foreign exchange, the rupee depreciation, or reserves coming down, or FDIs, people are running away, no investor wants, that's absolutely not proven by data. I would request the Honorable वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटियों और दीगर महकमों में खाली आसामियों को पुर करने की तैयारी कर रही है और एक साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा आसामियां पुर की जाएंगी। लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल के जवाब में ये मालूमात देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 30% ओहदे अभी खाली पड़े हुए हैं और उन्हें भरने का अमल जारी है। हुकूमत का मंसूबा है कि एक साल के अंदर 10 लाख तकर्रुरियाँ होंगी और इसमें महकमे तालीम में बड़े पैमाने पर भर्तियाँ होंगी। की कोशिश आदरणीय सदस्य ने आपकी अपने राज्य के बारे में पूछी है। ये बात सही है, लंबे समय तक कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी चाहिए वो कई कारणों से नहीं हो पाई है। इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ। इन दिनों में वहाँ एक लंबे अरसे के बाद एक स्थायी वीसी की भी नियुक्ति हुई है। कोरापुट समेत देश की सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी लगभग 30% प्लस है। उसको समाप्त करने के लिए सरकार की अभी योजना है एक साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति देने में। उसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाला है। पिछले साल में 2000 नए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की है तथा देश की अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी IIT। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने आज राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और नजीब के मामले को पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे मशरिक के ऑक्सफोर्ड के नाम से याद किया जाता था, उसे बूटों से रौंदा जा रहा है और तलबा की फीस 400% तक बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 से बढ़ाकर 3,900 रुपये कर दी गई। पोस्ट ग्रेजुएशन 1375 से बढ़ाकर 4,651 कर दी गई और हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ाकर 45,000 कर दी गई। उन्होंने कहा कि वहां के तलबा 90 दिनों से भूख हड़ताल किए हुए। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराज गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन ने इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सके। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको। इस देश के
को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। इमरान प्रताप बड़ी समाजवादी पार्टी के लीडर डिंपल यादव ने पीर के रोज लोकसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह से डिंपल यादव को हलफ दिलाने के लिए मदद करने को कहा। इसके साथ ही डिंपल तीसरी बार लोकसभा के रुकन बनी। डिंपल यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हालिया जमीनी इंतखाब जीतकर पार्लियामेंट पहुंची हैं। ये सीट समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव की अहलिया है। महासचिव उत्तर प्रदेश श्रीमती डिंपल यादव। मैं डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। पहले साइन कर दें। राज्यसभा ने आज मुल्क के अजीम स्प्रिंटर और नामजद रुकन पीटी उषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पीर को ऐवान की कार्रवाई के आगाज करते हुए कहा कि उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा को 10 दिसंबर को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली खातून सदर मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा कि वो इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली ओलंपियन है और पूरे ऐवान की जानिब से पीटी उषा को मुबारकबाद देते। The first woman and an Olympian to be the president of Indian Olympic Association on 10 December 2022. Honorable members, Paoli Express, Golden Girl, Srimati P.T. Usha ji, a household name in India. She needs no introduction. An Olympian of international repute, she was also the first Indian woman to enter Olympic finals in Los Angeles in 1984 at the age of 20. In the following year, she set so far unsurpassed a record of 5 gold medals in the Asian Championship in Jakarta. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह 6 बजे राजस्थान के बूंदी जिले के तेजाजी मंदिर से शुरू हुई और सवाई माधोपुर जिले में दाखिल हुई। यात्रा में आज का दिन खास तौर पर खवातीन के लिए रखा गया और यात्रा में खवातीन राहुल गांधी के साथ चल रही थी। यात्रा में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मीरिया भी इस यात्रा में उनके साथ थे। इस दौरान राहुल गांधी ने दही खवातीन से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और उनकी बातें सुनी।
कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जयराम रमेश ने आज कहा कि कांग्रेस खवातीन के लिए लोकसभा और रियासती कानून साज असेंबलियों में 1/3 सीटों को यकीनी बनाने के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए पुरज़म है। राजस्थान में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 11 साल कबल मनमोहन सिंह की क़यादत वाली हुकूमत के दौरान राज्यसभा में मंजूर होने वाला बिल अब भी जिंदा है, क्योंकि राज्यसभा कभी तहलील नहीं होती। लोकसभा भंग हो जाता है चुनाव के बाद, पर राज्यसभा बरकरार है, चलता रहता है। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा मांग रही है और सोनिया जी ने खुद प्रधानमंत्री को 1-2 बार खत भी लिखा है कि ये बिल जल्द से जल्द आप लोकसभा में लाइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको मिलेगा। पर 8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो अभी तक वो बिल का जिक्र भी नहीं हुआ है, उसकी बात भी नहीं हो पाई है। पर हम चाहते हैं कि जैसे ही 1/3 आरक्षण महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका संस्थाओं में मिला है, वही राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में मिले, और वो बिल राज्यसभा में पारित हो गया है। इसका माने है सिर्फ लोकसभा में पारित हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा। 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पीर को हाल ही में होने वाले गुजरात असेंबली इंतखाबात में गलत खेल का यानी फॉल प्ले का इल्जाम लगाया। पार्टी ने कहा कि 5 दिसंबर को दूसरे मरहले के इंतखाबात के दौरान चंद सीटों पर आखिरी घंटे में 11.55% वोटिंग की पोलिंग मशकूक मालूम होती है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि गुजरात में सेकेंड फेज की पोलिंग के दौरान शाम 5 बजे से 6 बजे के दरमियान 16 लाख से ज्यादा वोट डाले गए। 1 घंटे के अंदर 11.55% पोलिंग हुई, जिसकी वजह से चंद सीटों पर पोलिंग में इजाफा हुआ, जो मुमकिन नहीं है। वोट डालने के लिए वोटर को कम से कम 1 मिनट लगता है। खेरा ने इल्जाम लगाया कि अगर आप अंदाजा लगाएं तो चंद सीटों पर लोग 20 या 25 सेकंड में वोट डाल देते हैं, जो हकीकत में मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं और हम जल्द ही मुताल्लिका हुक्काम से इस शिकायत की पैरवी करेंगे और इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मामला के सिलसिले में कई बार इलेक्शन कमीशन जा चुके हैं, लेकिन इंसाफ कभी नहीं मिला। लेकिन जमहूरियत को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम इक़दाम करेगी। थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की तो जरूरत है ही नहीं। विपक्ष की जरूरत तो आप जानते हैं खत्म हो ही रही है, करना ही चाह रहे हैं ये लोग, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय मध्य प्रदेश में कांग्रेस कायद और साबिक वजीर राजा पटेरिया ने एक मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कत्ल की बात की। पन्ना में हुई इस मीटिंग में पटेरिया ने कहा कि अगर जमहूरियत को बचाना है तो मोदी का कत्ल को प्रायोरिटी देनी होगी। हत्या का मतलब हराना है। इस पर वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये काफी काबिल इत्तराज बयान है और इस पूरे मामले पर एक FIR दर्ज कर ली गई। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा। अब कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान में धमाकों और खुदकश हमलों का सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पीर की दोपहर काबुल में वाक़ एक चाइनीज होटल में जोरदार धमाका हुआ। इतना ही नहीं, मकामी लोगों के मुताबिक होटल से लगातार फायरिंग और धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिससे अंदाज़ा होता है कि हमलावर होटल के अंदर दाखिल हो गए हैं।
बताया जाता है कि काबुल के शारेनो इलाके में स्टार इन ऑफ नाम से एक होटल है जहां सीनियर चाइनीज अफसरान की आमद-ओ-रफ्त अक्सर देखी जाती है, इसीलिए इस होटल को चाइनीज होटल कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक होटल में धमाका और फायरिंग का वाकया पेश आया, हालांकि हमलावर कौन है इस सिलसिले में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। सिडनी में क्रिसमस की तकरीब में आतिशबाजी का मुजाहरा ख्वाबों से बाहर होने से 3 बच्चों समेत कम से कम 9 अफराद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक इतवार की रात तकरीबन 9:30 बजे सिडनी के शुमाली साहिल इलाके में आलमबी ओवल पहाड़ में होने वाली तकरीब से हंगामी सर्विस को कॉल गई और पहुंचने पर बताया गया कि तकरीब के दौरान आतिशबाजी बेकाबू हो गई थी। आतिशबाजी में एक 11 साल लड़का झुलस गया जिसे अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली में वाक़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 23 नवंबर को मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ के दिन की शुरुआत अफरा तफरी के साथ हुई थी। एम्स के डॉक्टर अपने ई सर्वर पर लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड ना देख पाने की वजह से 8 साल पहले पूरी तरह से डिजिटल हुए इस अस्पताल से डॉक्टर बेबस नजर आए। असल में एक हैक यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था और हैकर्स ने सर्वर बहाल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में 200 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। अब ये कहा जा रहा है कि ये चुराया हुआ डेटा ऑनलाइन ऑक्शन में रखा गया है और इस पूरे डेटा को 500 करोड़ में बेचा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर मरकजी हुकूमत काफ़ी बड़े पैमाने पर तहकीक कर रही है। आपको बता दें कि इसमें एम्स में जो डेटा है उसमें बहुत से VIPs का डेटा शामिल है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी शामिल है। इसके अलावा एक और साइबर अटैक ऑल इंडिया माफ़ कीजिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की थी। ये कोशिश करीब 6000 बार की गई थी। इसके बावजूद भी हुकाम ने इस कोशिश को नाकाम बनाया था। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुसाफिरीन की जानिब से भीड़भाड़ की शिकायत के बाद पीर के रोज़ अचानक दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहुंच गए। उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों का इंस्पेक्शन किया, एयरपोर्ट के मुलाजमीन से बातचीत की और कई गाइडलाइंस दिए। सिंधिया के ऑफिस की जानिब से इसकी एक वीडियो भी जारी की गई। अब एक दिलचस्प खबर, बिहार में एक अनोखी शादी हुई जिसकी चर्चा अब जोरों पर है। मामला छपरा का है। वहाँ जुम्मे की देर रात एक आशिक जिसकी उम्र करीब 25 बरस बताई गई है अपनी माशूका से मिलने पहुंचा था। तभी लड़की के अफराद खानदान ने दोनों को देख लिया। खानदान और गाँव वालों को देखकर वो डर के मारे कुएं में कूद गया। गाँव वालों ने पहले कुएं में रस्सी डालकर लड़के को बाहर निकाला, फिर धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी। लड़का इस दौरान बोलता रहा कि ये ज़बरदस्ती है, मुझे ये शादी नहीं करनी है। वहीं लड़की कहती रही कि मुझे शादी इनके साथ ही करनी है। पहले पहनाओ तो हाँ पहनाओ हाँ चलो जी गीत गाओ। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में अबोहर रोड पर एक शख्स ने गेहूं चोरी के इल्जाम मुलजिम को ट्रक के आगे रस्सी से बांधकर घुमाया। इस दौरान उसे सहारा देने के लिए एक और शख्स उसके साथ बैठा रहा। इसके बाद मुलजिम नौजवान को बस स्टैंड में वाक़ पुलिस चौकी जाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। राहगीरों ने ट्रक के आगे बंधे नौजवान का वीडियो बना लिया। इस दौरान साथ बैठे नौजवान ने लोगों को बताया कि मुलजिम ने ट्रक से गेहूं के 2 थैले चुराए थे और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया था। अबोहर रोड पर ये वाक़या पूरा पेश आया था। जब पुलिस को इस वीडियो के जरिए इसकी जानकारी मिली तो इस पूरे मामले का नोटिस लिया गया। हुक्काम इस सिलसिले में कार्रवाई कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।